और लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस और उनकी एप्लीकेशंस करवाई थी, जो कि हमारे पास एएस में थी, और हमने कंप्लीटली इसको जो है वो रिवाइज किया था एएस के इंटीग्रेशन को। और सेकंड लेक्चर हमारा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और कल उसकी भी एप्लीकेशंस देखी और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई किया। जो थर्ड हमारे पास लेक्चर है, इसके अंदर हम रेसिप्रोकल फंक्शंस जो होते हैं उनकी इंटीग्रेशन देखेंगे। अच्छा, आपको याद होगा कि जो हमारे पास ln x है, अगर आपको याद हो कि जो ln x होता है, इसकी जो इंटीग्रेशन हमारे पास होती है, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, ln x की जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होती है, आपको याद होगा वो 1/x होती है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स है, लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ln x आ जाएगा। तो ये इसी बेस के ऊपर हमने ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है 1/x, इसका फॉर्मूला बना लिया कि 1/x अगर होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln x होगी। तो ये मैं आपको लिख देता हूँ नीचे फॉर्मूले, ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस करते हैं कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन हो तो किस तरह से उसकी इंटीग्रेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूले जो है इसके अंदर 2 इस्तेमाल करते हैं हम रेसिप्रोकल फंक्शन के अंदर। तो कुछ चीजें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को याद रख सकते हैं। तो जो पहला फॉर्मूला हमारे पास है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो ये है कि अगर आपके पास 1/x हो तो इंटीग्रेशन होगी हमारे पास ln x प्लस सी। और दूसरी बात ये कि इस फॉर्मूले के कंस्ट्रेंट ये है, कंस्ट्रेंट का मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई उस वक्त होगा जब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास प्रॉपर एक लीनियर एक्सप्रेशन हो, ये ध्यान में रखिएगा, ये लीनियर एक्सप्रेशन की बात हो रही है, इसमें स्क्वायर वगैरह की बात नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ax प्लस बी, ठीक है, और dx, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी ln ax प्लस बी, यानी पूरा लीनियर एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा बेटा। और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड होगा, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, इसी तरह से यहाँ पर डिवाइड होगा। इसके अंदर भी ये याद रखिएगा कि ax प्लस बी जो एक्सप्रेशन है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब आप कहेंगे सर ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 है? उसकी वजह मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। पहले मैं कुछ क्वेश्चन इसके करवा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ इसके लिए। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। Find each of these integrals and state the values of x for which the integral is valid. अब यहाँ पर आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे 2/x लिखा हुआ है तो 2 तो हो जाएगा बेटा कोफिशिएंट, इसको तो आप वैसे ही लिख दें कि ये 2 हो गया आपके पास कोफिशिएंट। और 1/x का इंटीग्रल, बल्कि मैं यू लिख लेता हूँ पहला स्टेप में कि 2 को मैंने कोफिशिएंट के तौर पर बाहर निकाल लिया, ताकि ये फॉर्मूला नजर आए। ये हो जाएगा 2 ln x, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, प्लस सी। ये आपके पास जो है वो आंसर हो जाएगा। और ये जो इंटीग्रल है ये कब तक वैलिड है? वैलिड का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो इसकी वैलिडिटी आप लिखोगे वो इस तरह से लिखोगे कि ये वैलिड है x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैलिड है, राइट। सिमिलरली आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 4, मैं 4 को बाहर निकाल रहा हूँ। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 1/2x प्लस 1, और ये आ गया आपके पास dx। तो इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास 4, यह आ जाएगा ln 2x प्लस 1 इंटीग्रल हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट यानी 2, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि सारे यहाँ पर लिमिट्स नहीं है, इसलिए आप इसे करें। तो यहाँ पर 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 2 ln 2x प्लस 1 प्लस सी। और आपको याद है, अभी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन कब वैलिड होगी, जब इस चीज की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो मुझे यहाँ पर वैलिडिटी के लिए लिखना चाहिए कि वैलिड है 2x प्लस 1
मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन -1/2। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली आपको और क्वेश्चन करवाते हैं। ये देखें 6 पार्ट सी का देखिए 1/2 - 3x ये लिखा हुआ है आपके पास और dx राइट। ये आ जाएगा आपके पास 6 ln, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है, बस लीनियर जरूर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के ऊपर अप्लाई नहीं होती बेटा, याद रखिएगा। और x का कोफिशिएंट क्या हो गया -3 प्लस c, ये हो गई आपके पास 6/-3, ये हो जाएगा -2 ln 2 - 3x प्लस c। अब फिर वही वैलिडिटी, तो वैलिडिटी मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं आपको कि वैलिडिटी क्या है, कब वैलिड होगा, जब ये एक्सप्रेशन जो है 2 - 3x इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये हो जाएगा -3x ग्रेटर देन -2, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2/3 से लेस होनी चाहिए। तो ये इस एक्सप्रेशन के लिए जो है वो वैलिड होगा। तो बेटा जरा जल्दी से क्विकली बताइए मुझे कि आपको ये समझ में आ गया है या नहीं यहाँ तक। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए उसके अंदर मैंने एक लिमिटेशन लगाई थी कि ये फॉर्मूले उस वक्त वैलिड है जब आपके पास जो है वो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या ax प्लस b की वैल्यू ग्रेटर देन 0। लेकिन सम टाइम्स जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना ऐसे, यानी स्पेशली जब आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर x की वैल्यू आपके पास लिमिट में नेगेटिव है, तो जब आप x या नेगेटिव रखते हो तो आपको पता है कि लॉग नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं होता है ना। जैसे 1/x है, अगर आप इसके ऊपर जो भी लिमिट अप्लाई कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो फिर वो लॉग तो नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर हम किस तरह से लिमिट मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि जब वो लिमिट आती है हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई वो नेगेटिव लिमिट्स हैं, तो उसके लिए हम x के बाहर मॉडुलस साइन लगा देते हैं। यानी फॉर्मूला तो वही रहता है लेकिन मॉडुलस साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उसके अंदर नेगेटिव आ गया तो इट बिकम्स पॉजिटिव। मैं अभी आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आपको कोई समझा देता हूँ। इसी तरह से ये फॉर्मूले के अंदर भी यही रहेगा सब कुछ। नॉर्मली आप ये नहीं लिखोगे, नॉर्मली तो आप वही लिखोगे जो लिमिट के बगैर है, सॉरी मॉडुलस साइन के बगैर है। लेकिन जहां लिमिट आ जाए और आपको लगे कि ये नेगेटिव है तो वहां पर मॉडुलस साइन डाल देना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। बल्कि लिमिट वाले में आप कोशिश करें मॉडुलस साइन डालें ताकि एक ही तरीका जो है वो आपके पास हो और आप उसको सॉल्व कर लें। अच्छा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ये देखिएगा इसके अंदर, ताकि आपको इसका आइडिया हो कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। लिमिट वाले क्वेश्चंस किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इवेलुएटिंग इंटीग्रल 2 to the power 3 2 to 3 लिमिट्स हैं और 1/x dx, इसका इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। आप सिंपली जो है वो इसको इस तरह से सॉल्व करें कि ln और यहाँ पर x के साथ आप क्या लगा लें, मॉड लगा लें। ठीक है, और लिमिट आ जाएगी आपके पास 2 से लेकर 3 तक। तो ये आ जाएगा ln mod 3 माइनस ln 2, ये आ जाएगा आपके पास। और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर हो तो बाहर भी पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव नंबर हो तो तब भी पॉजिटिव निकलता है। और आप लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log 3/2, क्योंकि लॉग के साथ अगर दो टर्म माइनस हो रही हैं तो सिंगल लॉग लिखने पर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लॉग की ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको हमने सिंगल लॉग के अंदर लिख लिया। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आइडिया हो हमें। अब मैं ऐसा कोई, चलें एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन और इसमें चीजें सीखने के लिए हैं काफी, कि आप किस तरह की मिस्टेक जो है वो नहीं करेंगे। ये जरा देखते रहिएगा। जो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ यही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बच्चा मिस्टेक यही नहीं करता है और कहीं नहीं करता। अच्छा देखें, ये आ गया 6/2 - 3x, लीनियर फंक्शन है, चेक किया हमने। तो ये 6 को तो हमने बाहर रखा। ये आ जाएगा आपके पास ln, और क्योंकि लिमिट वाले क्वेश्चन है लिहाजा मॉड लगा दें 2 - 3x, और इसके ऊपर हमारे पास लिमिट आ जाएगी 2 to 3। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6
पहले अपर लिमिट अप्लाई करें, 3 3 जा 9, ठीक है, और 2 माइनस 9 इट बिकम्स -7। अब देखें यहां पर वो चीज काम आएगी आपकी, ये आ गया मॉड -7, फिर ln, और ये आ जाएगा आपके पास मॉड 2 3 जा 6, तो 2 माइनस 6 -4। और मॉड के साथ अगर नेगेटिव नंबर हो तो आपको पता है कि वो पॉजिटिव निकलता है, तो -7 का मॉडुलस 7 निकलेगा, और सिंपली यहां पर ln 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप लिमिट अप्लाई कर दें तो इट बिकम्स ln और 7/4, सॉरी लिमिट अप्लाई करने का कह रहा हूं, आप यहां पर लॉ की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ln 7/4 आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। मैं यहाँ पर एक मिस्टेक कर गया, सही कह रहे हैं आप कि यहाँ पर मैंने -3 नहीं मेंशन किया, तो -3 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो इट बिकम्स -2 आउटसाइड। ये मैं यहाँ से भूल गया, -2, आपको लॉग के समझाने के चक्कर में मैं इसे बिल्कुल ही भूल गया। एनीवे, ये आ जाएगा -2 ln 7/4। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये। और इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं आपको, ये देखिएगा। बेटा इसको ना प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं आप, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये आता रहेगा, जहां प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसकी कंडीशंस भूल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसका पहले ए पार्ट करवाता हूं आपको। ये देखें, इवेलुएट लिमिट है 4 to 10, 2 + 5/3x - 2। अब ये दो टर्म्स हैं, इनको आपको इंटीग्रेट करना है। तो 2 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 कोफिशिएंट हो जाएगा, और क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है लिहाजा आ जाएगा ln 3x - 2 divided by coefficient of x, that is 3. Now you can apply limit. What is that? This is 4 and this is 10. Now apply limit. Upper limit is 10. 10 multiplied by 2 is 20. This becomes 20 plus 5/3 coefficient. 10 3s are 30 minus 2, 28. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप देखते जाइए कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। 4 2 जा 8, ये आ गया आपके पास। बेटा मैंने यहाँ पर जो है वो मॉडुलस मुझे लगा, आप मैंने आपसे कहा ना जितने भी लिमिट वाले क्वेश्चंस है ना, आप उसमें लाजमी मॉडुलस लगा दें, ठीक है, लाजमी मॉडुलस लगा दें, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास +5/3, ठीक है, और ये हो जाएगा ln, और 4 रखें तो 4 3 12 minus 2 8, नहीं 12 minus 2 10, ये आ गया। ये आ जाएगा आपके पास 20 plus 5/3, 20 plus 5/3। अब देखें लॉग के साथ मॉड में 28 लिखा हुआ है, तो इट बिकम्स 28, बाहर आ लें, -8 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/3 ln 10। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना जरूरी है एग्जाम में। ये 10 और में से -8 हो गया, तो ये आ गया 12। इन दोनों में से 5/3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 5/3 ln 28 माइनस ln 10, ये आ गया। और फिर लॉग की वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें कि लॉग के साथ अगर दो टर्म अलग-अलग माइनस हो रही हो तो सिंगल लॉग लिखने पर वो आपस में डिवाइड हो जाती है। तो जितना आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो ये आ गया 5/3, और मेरा ख्याल में ये आ जाएगा 14/5। आई होप के आई मेड इट क्लियर टू यू। जरा प्लीज रिप्लाई करें ताकि फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आप देखें इसमें पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, इसको जरा देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन दैट 4x/2x - 1 is equivalent to 2 plus a/2x - 1. Find the value of the constant k. अगर आपको याद हो जब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन आपको करवाए थे, इफ यू रिमेंबर,
तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप ये देखते हो कि उस फ्रैक्शन में वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर वो फ्रैक्शंस होती हैं जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस होती है, और इम्प्रॉपर वो होती हैं जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के इक्वल होती है। तो आप पहले ये चेक करके बताइए कि 4x अपॉन 2x माइनस 1 ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यस, करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया कि न्यूमरेटर के अंदर x की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री भी 1 है। तो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग डिग्री 1, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए, चाहे इंटीग्रेशन में आए चाहे पार्शियल फ्रैक्शन में आए, आप उसको जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और उसके लिए मैंने आपको एक जुगाड़ बताई थी, याद है वो जुगाड़? मैंने कहा था कि इस तरह से लिखना उसे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसे, वैसे तो ये ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर है 4, इसी तरह से यहाँ पर नीचे x का कोफिशिएंट है 2, इनको डिवाइड करना तो ये आ जाएगा 2। तो ये वो 2 नंबर है, ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये वो 2 नंबर है, ये यहाँ से आया है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये किस तरह से आया है। तो यहाँ पर आ गया 4x अपॉन 2x माइनस 1। तो यहाँ पर आपको याद होगा वो 2 आता था, यानी जो भी नंबर है वो आता था कांस्टेंट, प्लस उसके बाद यहाँ पर हम अननोन कांस्टेंट लिखते थे पार्शियल फ्रैक्शन वाला, और उसके बाद नीचे देखते थे केस क्या है। अगर केस नंबर 1 है, जैसे 2x माइनस 1 लीनियर है, तो आप लिखते थे यहाँ पर 2x माइनस 1। अगर 2 होते तो 2 फैक्टर, 3 होते थे 3 फैक्टर, इस तरह से आपको याद होगा लिखते थे। तो मैंने अभी आपको पहले पार्ट में ये बताया कि ये आया कैसे है। हालांकि एग्जामिनर तो दिया हुआ है, मुझे तो सिर्फ ये मालूम करना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था और आपको रिवाइज भी करवाना चाह रहा था पार्शियल फ्रैक्शन, कि ये आया किस तरह से। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पर जो है वो इसी तरह से काम करें, राइट हैंड साइड पर एलसीएम लें, जो पार्शियल फ्रैक्शन के स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो कीजिएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 1, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया 2x माइनस 1, ये 2 2 जा 4 हो गया, माइनस 2 प्लस a। तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर को आप कैंसिल आउट कर दें या इक्वेट कर दें, एक ही बात है। तो ये आ गया 4x माइनस 2 प्लस a, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ से आप a आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर बगैर उसके ही सॉल्व हो जाएगा, ये 4x से 4x कैंसिल, तो a की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 आ जाएगी। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब पार्ट बी देखिएगा। पार्ट बी में क्या है, अब कह रहे हैं हेंस शो दैट, हेंस का मतलब ये है कि अब आपको पार्ट ए का आंसर यूज करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो पार्ट ए में मुझे इंटीग्रेट करना है 1 to 5 लिमिट है, और ये दिया हुआ है 4x अपॉन 2x माइनस 1 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए 4x अपॉन 2x माइनस 1, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह 4x अपॉन 2x माइनस 1 की जगह ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसने हैंस का वर्ड इस्तेमाल किया है। इसका मतलब पिछला आंसर आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ इसे कि 1 to 5, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस a की जगह आप रख दें 2 अपॉन 2x माइनस 1, और इसके बाद आप इसे इजीली जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने आपको सिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सिमिलर इंटीग्रेशन है। 2 का इंटीग्रल क्या होगा, 2x हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपके पास ln मॉड 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय 2 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है, और ये लिमिट आ जाएंगी आपके पास 1 से लेकर 5 तक। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। ये पहले 2 से 2 कैंसिल कर दें, फिर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x यहाँ 2 होगा, तो 2 5 10 हो जाएगा, 5 2 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 1 2, x की रिप्लेस करें 1 से, प्लस 2 1 2 2 माइनस 1 1, तो ln 1 आ जाएगा। अच्छा आपको याद होगा, पता नहीं ये हो सकता है याद ना हो, कि ln 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती थी। ठीक है, अगर आप चाहें तो आपको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। वैसे अगर मैं ना भी करूं चलें, वैसे अगर ln 1 होता तो मैं इसे 0 लिख सकता था, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा, चलें आपको समझाने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको ये बात याद ना रहे। तो 10 माइनस 2 8, आप फिर नॉर्मल तरीके से करते हुए जाना। तो ln 9 माइनस ln 1, तो दो टर्म्स माइनस हो रही हैं,
ये आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस ln 9 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अगर आप देखें, अगर आप ln 1 की जगह 0 भी लिखते तब भी इसका फाइनल आंसर ln 9 आता। लेकिन मैंने यहाँ पर इसलिए इसे इस तरह से कर दिया क्योंकि आप लोगों को हो सकता है याद ना हो, मैं तो प्रैक्टिस में रहता हूँ इसकी इंटीग्रेशन की और चीजों की, तो मुझे ये सब चीजें याद रहती हैं। तो आई होप कि मैं क्लियर कर दिया आपको ये पॉइंट। Okay, beta. This is question number 6. A curve is such that dy upon dx equal to 2x plus 3 upon x plus e. अच्छा, बाद लोग e को भी ना वेरिएबल समझते हैं। This is not the variable, this is the constant. e की वैल्यू होती है 2.718। तो कर्व का ग्रेडियंट हमें गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि गिवन दैट दिस कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट e एंड e स्क्वायर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। तो आपको पता ही है कि अगर आपको ग्रेडियंट गिवन हो और आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी हो तो आप बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट से आपके पास ये आएगा। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस ई। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया इस साइड पर भी और इंटीग्रेट कर रहा हूँ इस साइड पर भी। तो dy अपॉन dx की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगी, y होगी। राइट साइड पर 2 कोफिशिएंट है, x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बिल्कुल सही बताया आपने, प्लस 3 कोफिशिएंट। और ये लीनियर एक्सप्रेशन है जो कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो यहां पर हम जो है वो ln लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा x प्लस ई, और x का कोफिशिएंट जो है 1 है, तो यहां पर 1 लिख देंगे। प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3 ln x प्लस ई। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी और अभी मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें एक स्टेप में इंटीग्रेशन और एक स्टेप में डिफरेंशिएशन होती है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो आपकी अलजेब्रा उसमें काम आती है। तो अगर आपको एक स्टेप क्लियर हो गया तो फिर तो बाकी सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है, ई से और ई स्क्वायर से। तो ये बेसिकली इसलिए दिया गया है ताकि आप सी फाइंड आउट कर सकें। तो वाई की जगह मैं ई स्क्वायर रख दूंगा, एक्स की जगह ई स्क्वायर नहीं, एक्स की जगह ई रखूंगा तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 3 ln, एक्स की जगह ई रखूंगा तो ई प्लस ई जो है बेटा 2e हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ पर ई स्क्वायर और ई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो हो जाएगी -3 ln 2e हो जाएगी। अब इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में हम प्लग इन कर देते हैं ताकि हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाए। तो बेटा इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ यही है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे ये याद रहेगी, नहीं प्रैक्टिस करेंगे आप भूलते चले जाएंगे। ये आ गया और c की जगह आ जाएगा आपका -3 ln 2e। अच्छा, आप इसे चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो लॉग की टर्म्स हैं उसके अंदर से मेरे ख्याल में 3 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास रिमेनिंग होगा ln x प्लस ई और -ln 2e। ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ln के साथ दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस हो रही है। तो आई होप आई मेड इट क्लियर, ठीक है। कोई मसले वाली बात तो इसमें मुझे नहीं नजर आ रही। बहरहाल अगर कुछ है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें है ये कर्व है और इसके बाद 1 से लेकर k तक शेडेड रीजन है और कह रहे हैं द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व। ये इस कर्व की इक्वेशन है 2/x+3 की। गिवन दैट द शेडेड रीजन इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। शेड रीजन आपको गिवन है और आपको k मालूम करना है। तो एरिया के क्वेश्चंस आपको पता है, उसके लिए फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था as में, तो ये है a to b और y dx। क्योंकि हमारा एरिया जो है वो x एक्सिस से कनेक्टेड है, लिहाजा हम जो है वो इस तरह से इसे लिखेंगे। तो एरिया हमें गिवन है दैट इज 4, लिमिट हमारे पास है 1 से लेकर k तक, और y जो कर्व की इक्वेशन है उसे रिप्लेस करेंगे तो ये है 2/x+3। तो हम राइट साइड को इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे और उसे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। 2 कोफिशिएंट है ln और ये आ जाएगा आपके पास x+3 है, तो ये x+3 आ गया, ठीक है। और x का कोफिशिएंट यहाँ पर डिवाइड होता है तो डिवाइड हो गया, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी आपके पास 1 से लेकर k तक। तो
ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, और इस पर लिमिट अप्लाई कर दें तो k प्लस 3 हो जाएगा, x की जगह k रख दें, माइनस फिर ln, फिर x यहाँ 1 रख दें तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अब ln के साथ ये दो टर्म आपस में माइनस हो रही हैं, तो सिंगल लॉग लिखने पर ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, मॉडुलस लगा लें बेटा, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने लगाया नहीं था, लेकिन आप लगा लें। चलें, ये आ गया, और लॉग के अंदर दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए ln k प्लस 3/4, मॉडुलस को रिमूव कर दिया मैंने, ये 2 हो गया। अब ln की बेस क्या होती है? e होती है, तो ये e की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k प्लस 3/4। लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत लगती हैं, खास तौर पर पार्शियल फ्रैक्शन में और इन वाले केसेस में। तो ये आ जाएगा 4e² माइनस 3, 4 जाकर इधर e² से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 3 राइट साइड पर जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको जो है वो करवाया है। ठीक है, जी बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? कोई मसला तो नहीं है? जरा बताइए, डिस्कस कीजिए। ओके बेटा, अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल फंक्शन है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल, एक तो लीनियर रेसिप्रोकल किया हमने और एक क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अच्छा, अभी आप लोग को जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाई थी तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स x, याद है सबसे लास्ट में करवाया था डिफरेंशिएशन में, tan इनवर्स x का जो इंटीग्रल होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आपको याद होगा, ये मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रल जो है वो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहां पर हम उसी तरह का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास फॉर्मूला है जी, कि अगर आपके पास 1/x² प्लस a², यानी एक x की टर्म हो, उसका स्क्वायर हो, और याद रखिएगा उसका कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो हम उसको जो है वो पहले 1 करेंगे, और जो नंबर लिखा हुआ हो वो शुड बी इन स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर में नहीं है तो वो स्क्वायर लिखना है, तभी उससे a आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल का 1/a। अच्छा, ये फॉर्मूला भी MF9 में एग्जाम में आपको गिवन होगा, डोंट वरी। तो 1/tan इनवर्स, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूँ। अब ये फॉर्मूला अच्छी तरह से जरा लर्न करें, इसको फिर मैं फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ एग्जांपल से कि ये किस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, अब जैसे देखें, ये एक एग्जांपल मैं लिखी, एग्जाम्पल नंबर 1 है 1/x² प्लस 25। पहले तो आप ये देखें कि पिछला वाला जो फॉर्मूला था जो हमने सीखा था वो क्यों नहीं अप्लाई होगा। उसकी वजह ये है कि ये है x की पावर 2, क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है, लिहाजा लीनियर रेसिप्रोकल नहीं है। ये रेसिप्रोकल तो है लेकिन लीनियर रेसिप्रोकल नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को इस फॉर्मेट में लिखें। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/, इंटीग्रेशन तो अभी नहीं कर रहे, पहले तो आप इसे इस फॉर्मेट में लिखें, 1/x² प्लस 5² आ जाएगा। ठीक है, और ये dx। अब आप देखें, इससे कंपेयर करें तो x की जगह तो x² है, कोफिशिएंट भी 1 है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, और a² है, यहाँ पर 5² है, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो 5 हो गई। तो इसका जो इंटीग्रल होगा इस फॉर्मूले के लिहाज से मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स x/5। आप देखें कितना सिंपल फंक्शन है, जस्ट आपने पहले उसको फॉर्मेट में लिखा, उसके बाद ये आपने फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। बस याद रखिएगा x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, और जो नंबर है वो भी आपका जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है स्क्वायर की फॉर्म में
तो आप करेंगे। जैसे भी मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उसमें देखिएगा कि उसमें ये चीज आपको खुद से करनी पड़ेगी। ये देखें, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देखें। एग्जांपल नंबर 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर 1/2x² + 3 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 करना चाहिए। तो जनाब 2 करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से डिनोमिनेटर में से हम जबरदस्ती जो है वो 2 कॉमन लेंगे। तो 2 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, x² + 3/2 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा dx। अब एक काम करें, ये जो 1/2 कोफिशिएंट है ना, इसे बाहर निकाल लें ताकि ये परेशान ना करे आपको। ये आ जाएगा 1/x² + 3/2 और dx। अब मसला ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हमने 1 कर दिया, लेकिन जो 3/2 है इट शुड बी इन स्क्वायर फॉर्म। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पर आकर बच्चा जो है स्टक हो जाता है कि सर मैं स्क्वायर की फॉर्म में से कैसे लिखूं। ये 3/2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ना 3 किसी का स्क्वायर होता है और ना जो है वो 2 किसी का स्क्वायर होता है। तो आप एक काम करें ना, फिर आप स्मार्टनेस दिखाएं और √3/2 इससे इस तरह से लिख दें। आप इसे पूरे को √3/2 और इसका स्क्वायर लिख दें। ये देखें, अब ये 3/2 स्क्वायर की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर आप आसाम से फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि अब ये बिल्कुल फॉर्मूले की फॉर्म में। तो 1/2 तो हो गया आपका कोफिशिएंट। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/a। तो a हो गया हमारा √3/2, फिर हो गया tan इनवर्स और x/a, x और a हो गया हमारा √3/2। इस तरह से आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हो गया 1/2 और √3/2 फ्लिप होकर जाएगा तो ये हो जाएगा √2/3। इसी तरह से यहाँ पर tan इनवर्स और ये भी हो जाएगा आपके पास x और √2/3। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। जो पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया है कि ये पॉइंट क्या है। और मैं आपको इसके लिमिट वाले भी क्वेश्चंस करवाता हूँ कि जिसमें लिमिट वगैरह होती है, ताकि आपको पता चले किस तरह से लिमिट वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना है। ये आसान सा फंक्शन है, बस जरा प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा आज, कल आप लोग आंसर दे सके मुझे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ओके बेटा। रिक्वेस्ट आई है कि भाई फॉर्मूला दिखा दें एक दफा फिर। तो ये फॉर्मूला है, देखें, 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पर 1/x² + a² जो है इस फॉर्म में होगा तो ये आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ओके बेटा, अब मैं जरा क्वेश्चन करवा दूं, टाइम जरा कम रह गया। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 0 to 2 1/x² + 4 dx। तो यहाँ पर हम जो है पहला काम कि उसे उस फॉर्मेट में कर लें। तो x² का कोफिशिएंट तो हमारे पास जो है वो 1 है, सिर्फ 4 नहीं है। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर x का स्क्वायर, ये तो वैसे ही है बल्कि x का स्क्वायर तो होना ही चाहिए। हाँ, अलबत्ता 4 को आप 2 का स्क्वायर कर दें ताकि वो a आ जाए आपके पास। तो a बिकम्स 2 नाउ। ये आ जाएगा 1/a यानी 2 tan इनवर्स x/a यानी 2 और ये आपके पास लिमिट आ गई 0 से लेकर 2 तक। अब इसके बाद आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, यहाँ 2 रख दें तो 2/2 हो जाएगा, माइनस फिर x की जगह 2 रख दें, नहीं x की जगह आप 0 रखेंगे, 0/2 तो 1/2 10 मिलेगा π/4, आएगा आंसर π/8। आई थिंक मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करवा दी इसकी, 3-4 क्वेश्चन काफी हैं इसके लिए। अब आप लोगों का इसके बाद जो होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 4B करनी है बेटा। आपने एक्सरसाइज जो है वो आपने, नहीं 4 नहीं है, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा आगे चला गया। आपने एक्सरसाइज 8B कंप्लीट करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 8B कंप्लीट करनी है। अब बुक निकालिएगा, बुक में एक्सरसाइज 8B होगी। इस स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए दूसरी बुक में, उसमें से एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा। ओके बेटा, यहां तक के लिए अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा इंटीग्रेशन का ये लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है और आज इसके अंदर मेरा इरादा ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। एक चीज अपने ध्यान में हमेशा हमेशा रखिएगा जब भी इंटीग्रेशन करें कि इंटीग्रेशन जो है ना वो रिवर्स प्रोसेस है आपके पास डिफरेंशिएशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जैसे साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो अगर हम कॉस का इंटीग्रल करेंगे तो वो हो जाएगा साइन, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं। तो मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जो कि एग्जाम में भी आपको गिवन होते हैं, वो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कौन कौन से फॉर्मूलाज एग्जाम में हमें गिवन होंगे और कौन कौन से नहीं गिवन होंगे। हमें जो रिजेम्बलेंस रखते हैं वो नहीं गिवन होंगे। लेट से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है एफ डैश एक्स और उसका इंटीग्रल है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन एक्स का, कि साइन एक्स की जो इंटीग्रल है हमारे पास वो होती है माइनस कॉस एक्स। अब आप देखें इसको जरा, इसकी डिफ्रेंसिएशन करें अगर आप माइनस कॉस एक्स की, तो आप देखें साइन एक्स आएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसका मतलब माइनस कॉस एक्स की अगर आप जो है वो डिफ्रेंसिएशन करें तो आपके पास साइन एक्स आता है। तो आप देखिए मैं हर फॉर्मूले को इसी तरह से आपको चेक करवाऊंगा कि ये दोनों एक दूसरे का एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा, इसमें एक और बात का ख्याल रखिएगा कि अगर साइन एक्स है तो इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है, लेकिन अगर साइन के साथ कोई लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात पर कि वो लीनियर एक्सप्रेशन हो, साइन ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ, एक्स पर पावर 2 नहीं होनी चाहिए, तो उसका इंटीग्रल भी यही होगा, माइनस कॉस और वो जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा, और डिवाइडेड में उसका एक्स का क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट। जैसे डेरिवेटिव में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट क्या होता है, डिवाइड होता है। ये आ गया आपके पास। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि अगर हमारे पास cos x हो तो cos x का इंटीग्रल जो है वो sin x होगा। cos x का इंटीग्रल sin x होगा। आप देखें sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x। अगर इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं पेयर फॉर्म में करवा दे रहा हूँ ये। इसी तरह से अगर आपके पास cos के साथ कोई लीनियर एक्सप्रेशन है लाइक ए एक्स प्लस बी है, तो इसका इंटीग्रल भी वही होगा, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा प्लस सी। साइन और कॉस का बता दिया कि साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है। सिमिलरली अगर आपके पास सेक स्क्वायर हो, तो पता नहीं आपको याद है या नहीं, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, टेन एक्स का। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, टेन एक्स। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, इस ध्यान में रखिएगा। और इसी तरह से अगर आपके पास ये लीनियर एक्सप्रेशन है सेक सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। आपको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर मैंने फॉर्मूले समझाएं कि भाई साइन का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेन एक्स। अच्छा, इसमें से ये फॉर्मूले आपको एग्जाम में गिवन होंगे, क्योंकि वो जो सेकंड वाला फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ वो तो उसी से ड्राइव हो रहा है ना। तो आपको एग्जाम में जो MF19 होगा उसमें बेटा ये फॉर्मूले आपको गिवन होंगे, यानी सिंपल वाले, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन और सेक स्क्वायर का टेन, क्योंकि बाकी जो फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी में वो आपको गिवन नहीं होगा, वो इसी तरह से एज इट इज आपको याद रखना होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें से कौन से फॉर्मूले आपको गिवन होंगे, और साइन और कॉस के साथ लीनियर एक्सप्रेशन होगा तब वो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, अगर लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये।
और जितना फॉर्मूला आप याद रखेंगे उतना ये आपको और आसानी से हो जाएगा। प्रैक्टिस करने की बात है, इसके अलावा कोई और नहीं। ये एक और क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल आपके लिए निकाली है, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ लें, और इसको मैं करता हूँ सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए और कुछ भी नहीं है। देखें साइन 2x dx है, ठीक है। तो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है आपके पास, आपको पता ही होता है माइनस कॉस, और 2x है तो 2 आ जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा, प्लस c होगा। अच्छा एक बात का ख्याल रखिएगा कि साइन कॉस और ये सेक स्क्वायर जो है, इनकी पावर 1 होगी तो ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अगर इनकी पावर स्क्वायर होगी, क्यूब होगी, पावर 4 होगी, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स। बाल पहले से सॉल्व करते हैं। cos 3x का इंटीग्रल क्या होता है, sin 3x, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया 4 सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, 10 x/2, और x का कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, 1/2 नजर आ रहा है एंगल में, तो वो आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। 2 फ्लिप होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 10 हाफ x, प्लस c हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। नॉर्मली चीजें तो सारी वही होती हैं, बस ये कि फॉर्मूले डिफरेंट होते जाते हैं, और इसकी मैं प्रैक्टिस और करवा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर अगर आप 2 देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है डेसिमल में आंसर नहीं देना है आपको, अगर रूट की फॉर्म में आंसर आए तो रूट की फॉर्म में ही देना है, या पाई की फॉर्म में आए तो पाई की फॉर्म में देना है, सॉल्व नहीं करना। 3 माइनस 2 साइन 2x, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, 3 का 3x हो जाएगा, कांस्टेंट है। उसके बाद है आपके पास माइनस 2 कोफिशिएंट, साइन 2x का इंटीग्रल, तो आपको मालूम है कि साइन 2x का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉस होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, और साइन 2x का इंटीग्रल कर दिया मैंने cos 2x/2। प्लस सी इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी लिमिट लगी हुई है, तो यहाँ पर सी नहीं आएगा। बाद बच्चे इसमें भी सी लगा देते हैं, मिस्टेक हो जाती है। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, पहले मैं अपर लिमिट अप्लाई करूँ, ध्यान में रखिएगा कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू मुझे आंसर देना है। तो x की आ जाएगा π/4, कैलकुलेटर प्लीज निकालिएगा, और ये आ जाएगा आपके पास cos 2x, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स π/4। तो cos 2 π/4 की प्लीज वैल्यू निकालिएगा, माइनस फिर x की जगह 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस cos, और cos 2 इंटू 0 की वैल्यू निकालिएगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखिएगा बेटा, ख्याल रखिएगा इंटीग्रेशन में कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखिएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 3 π/4, और cos π/2 0 होता है आपने बताया, और cos 0 1 होता है, तो ये -0, और cos 0 1 हो गया तो माइनस प्लस -1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया एग्जैक्ट 3 π/4 -1। आई होप के समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद उसे हमने सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी दूंगा, टाइम मिले तो जरूर कीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा। अब थोड़े से आपको एक चलें एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको करवाता हूँ थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के लिमिट्स वाले क्वेश्चन को पिक किया है। ये है 5 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और लिमिट है -π/4 से +π/4, ठीक है। कैलकुलेटर बेटा जरूर चाहिए होगा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी इसमें। 5 का इंटीग्रल 5x माइनस 2 कोफिशिएंट, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है 10x, ये आ गया, और उसके बाद इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। तो लिमिट है हमारे पास
π/4 और लोअर लिमिट है -π/4। आंसर अगर हमें एग्जैक्ट देना है तो फिर हमें ख्याल करना होगा चीजों का। तो ये आ जाएगा 5π/4 -2 टेंजेंट π/4। टेंजेंट π/4 की वैल्यू निकालें, वैसे मुझे याद है शायद 1 होती है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लें। और फिर -π/4 रखें तो ये हो जाएगा 5π/4 माइनस का, और ये हो जाएगा -2 टेंजेंट -π/4। तो बेटा टेंजेंट -π/4 की जरा वैल्यू मुझे बताइएगा क्या आ रही है। आई थिंक इट वुड बी -1 आएगी, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें और मुझे कंफर्म करें। 5π/4 -2 10π/4 जो है वो 1 होता है, 10π/4 1 होता है, ठीक है। तो ये -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस π/4। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, टेंजेंट -π/4 -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2। 5π/4, ये 5π/4, ये 5π/4 ऐड हो जाएंगे, ये -2 इस -2 में ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5π/2 और -2 बिकम्स -4। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो फिर आप बहुत इस बात का ध्यान रखें कि इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा, अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ इस्तेमाल हो रही है। कल भी मैंने सिखाए थे आपको, और यहाँ पर और मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाता हूँ कि जिसमें पहले पार्ट में डिफरेंशिएशन हो और दूसरे पार्ट में उसी को यूज करते हुए इंटीग्रेशन आ रही हो। इस टाइप के क्वेश्चन पास पेपर में आपको मिलेंगे। अब देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है फाइंड d/dx। d/dx का मतलब आपको पता है कि उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्या आपको इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो आपको d/dx यानी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसको करना है बेटा, x sin x प्लस cos x को करना है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो x sin x दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके लिए तो आप लगा दें प्रोडक्ट रूल। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, u डैश यानी x का डेरिवेटिव, तो ये 1 हो गया, और sin x को वैसे ही लिख दें, प्लस फिर x को वैसे ही लिख दीजिए, और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, प्लस cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x, ठीक है। दोबारा देख लें, x का डेरिवेटिव 1, sin x को कॉपी डाउन कर दिया, फिर x को कॉपी डाउन किया, sin x का डेरिवेटिव cos आ गया, और यहां पर cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आ गया बेटा sin x प्लस x cos x माइनस साइन x। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये sin x ये sin x से कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x cos x, ये आंसर आ जाएगा। तो आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो x cos x आ रहा है, ठीक है, और अगर मैं इसका इंटीग्रल लूंगा यानी x cos x का इंटीग्रल लूंगा तो ये आंसर आएगा। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनर जब भी पहले पार्ट में डिफरेंशिएशन कराता है तो दूसरे पार्ट में उसी से मिलते जुलते इंटीग्रेशन को जरूर करवाता है। तो ये जो पार्ट है ये मैंने सॉल्व किया। अब जरा देखें पार्ट बी को, जरा ऑब्जर्व करें जो मैंने अभी आपको बताया। आपको किसका इंटीग्रल निकालना है, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेंस। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीवियस पार्ट को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, माइंड इट, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको। और आप देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x cos x, और आप यहाँ पर देखें हमारा जो पिछले पार्ट का आंसर भी आया था वो क्या आया था, x cos x। तो मैंने क्या बताया, x cos x का इंटीग्रल क्या होगा आपके पास, ये वाला इंटीग्रल होगा, x sin x प्लस cos x। तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी से, क्योंकि ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं सिखाई है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उस वक्त इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती है, लेकिन अभी तो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखाई नहीं है, तो आप कर ही नहीं सकते। तो आप, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है हेंस, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर सूरत में प्रीवियस पार्ट को ही इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आती भी है और अगर आप उसे कर देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन किया है कि पार्ट ए के अंदर जो डिफरेंशिएशन वाला आंसर है उसी को यूज करना है। तो आप देखें x sin x प्लस cos x को आपने
डिफरेंशिएट किया तो x cos x आया, तो इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव, तो x cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x sin x प्लस cos x। तो यहाँ पर देखें x cos x है, तो इसके इंटीग्रल की जगह लिख दूंगा मैं x sin x प्लस cos x। बेटा इस बात को समझिएगा, नहीं समझ में आए चैट पर पूछें, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का एंटी होते हैं। ये आपने इंटीग्रेशन की नहीं बल्कि प्रीवियस पार्ट को देखते हुए, ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होती है, उसको यूज करते हुए हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब देखें यहाँ पर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी π/3 और ये आ जाएगा आपके पास sin π/3। अच्छा देखो कैलकुलेटर में अगर तुम पूरा डालोगे ना ये कि π/3 sin π/3, तो आंसर तुम्हारा डेसिमल में आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए π/3 को वैसे ही नीचे बाद में कॉपी डाउन करना, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, और sin π/3 की अलग से वैल्यू निकालना प्लस cos π/3, वरना आंसर डेसिमल में आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो अमूमन बच्चे इसमें परेशान होते हैं कि सर हमने तो कैलकुलेटर में डाल दिया लेकिन आंसर फिर भी नहीं आ रहा। अच्छा ये x की जगह 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और cos 0 पर ख्याल रखा करें क्योंकि cos 0 1 होता है। ये आ जाएगा π/3। आप sin π/3 की वैल्यू निकालें तो आपको मिलेगी √3/2। मुझे क्योंकि वैल्यूज याद रहती हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप जरूर निकालें। cos π/2 1/2 होता है, माइनस cos 0 बेटा 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास √3 π√3/6, और 1/2 में से -1 कर देंगे तो आ जाएगा -1/2। आई होप कि ये सब क्लियर होगा आपको। प्लीज मुझे बताइए। A curve is such that d2y/dx² -12 sin 2x -2 cos x। ये आपको एक कर्व का ये डबल डेरिवेटिव आपको गिवन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एएस मैथ्स में भी किए थे, जिसमें डबल डेरिवेटिव गिवन होता है और हमें इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम करनी होती है। तो हम इसे 2 मरतबा इंटीग्रेट करते हैं, अगर आपको याद हो, आपने किया था एएस में। और आपको कंडीशंस दी हुई हैं कि dy/dx 4 है जब x की वैल्यू 0 है, क्योंकि जब आप 2 मरतबा इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसको मालूम करने के लिए एक पॉइंट हमें गिवन है ये वाला, और एक ये वाली कंडीशन गिवन है dy/dx वाली। तो ये 2 पॉइंट इस्तेमाल करते हुए हम वो 2 अननोन कांस्टेंट मालूम करेंगे। तो एनीवे मैं आप पहले करके दिखाता हूं आपको क्या है। d2y/dx², ये आ जाएगा आपके पास -12 sin 2x -2 cos x। अब आपने करना यह है कि बोथ साइड पर इंटीग्रेट करना है, क्योंकि कर्व तक पहुंचना है, कर्व का मतलब आपको y तक पहुंचना है। तो d2y/dx² को एक मरतबा जब आप इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट dy/dx। -12 बेटा कोफिशिएंट है, इंटीग्रेट के लिए sin 2x को, तो sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है, cos 2x/2 -2, और cos x का इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास sin x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अप्लाई करते हुए बहुत ध्यान कीजिएगा। यह आ जाएगा आपके पास dy/dx -2 6 12 हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से कीजिएगा। अब देखें इसमें मसला ये हो गया कि अगर हम फर्दर इंटीग्रेट करें तो सी है, तो अब हमें पहले काम करना चाहिए सी निकाल लेना चाहिए। तो सी के लिए देखें ये बाउंड्री कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन थी ये वाली कि dy/dx जो है वो क्या है, 4 है। यहाँ पर मैंने 4 रख दिया, और x की वैल्यू इस वक्त कितनी है, 0। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखूंगा तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और साइन 0 हो जाएगा प्लस सी। तो आप देखें इजीली आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 0 बेटा 1 होता है तो ये -6 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। आई होप के क्लियर हो गया होगा। साइन का इंटीग्रेशन -cos 2x/2 है, ओके, देन इट वुड बी प्लस। यू आर राइट बेटा, देन इट वुड बी प्लस। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस आएगा। तो अगर ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, तो c वुड बी इक्वल टू -2। एक छोटी सी मिस्टेक में से हो गई। अच्छा यहाँ पर तो सही किया ना, cos का साइन ये माइनस ही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 - 6 -2। अच्छा अब इसमें आप जो है वो पुट कर दें,
dy अपॉन dx के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ताकि फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट किया जाए। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 6 cos 2x माइनस 2 sin x माइनस 2। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब फर्दर इंटीग्रेट करें इसको, क्योंकि अभी भी आपको y मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम करनी है। अगेन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx का इंटीग्रल अब हो जाएगा y, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है, तो dy अपॉन dx का इंटीग्रल y हो जाएगा 6 cos 2x। तो cos का इंटीग्रल होता है sin 2x अपॉन 2, और sin का इंटीग्रल होता है माइनस cos, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 2 का इंटीग्रल हो गया माइनस 2 cos x प्लस c। सिंप्लीफाई कर लें, 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा। प्लीज बी केयरफुल अबाउट द कैलकुलेशन, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। कॉस का इंटीग्रल होगा, सॉरी कॉस तो कॉस ही है, अभी इंटीग्रेट तो कर दिया हमने, माइनस 2x प्लस सी। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट इसके अंदर प्लग इन करेंगे जो आपको गिवन था। ये था पाई बाई 2 एन माइनस 3, पाई बाई 2 एन माइनस 3। तो माइनस 3 मैंने यहां पर रखा लेफ्ट साइड पर, और सॉरी मैं भूल गया, पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 3 नहीं सही, पाई बाई 2 और माइनस 3, पाई बाई 2। तो ये आ गया 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, फिर 2 cos पाई बाई 2, फिर माइनस 2 पाई बाई 2। हर जगह x की जगह पाई बाई 2 रख दिया। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा, cos पाई बाई 2 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा माइनस पाई प्लस सी, तो c वुड बी इक्वल टू पाई माइनस 3। कैलकुलेशन आप लोग जरा प्लीज साथ साथ चेक कीजिएगा, कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो जाए। इक्वेशन नंबर 2, बातों का ध्यान कहीं इधर उधर चला जाता है तो फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 2 cos x माइनस 2x और प्लस पाई माइनस 3। ये आंसर हो जाएगा। आई होप के क्लियर हो गया होगा। Okay, the diagram shows part of the curve y is equal to 3 sin 2x plus sin x and its maximum point m। अब ये जो कर्व है इसका m जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है, और मैक्सिमम पॉइंट का मतलब आपको पता है कि उसके ऊपर dy अपॉन dx यानी ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, 0 होता है, ये आपको मालूम है। तो मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया कि जिससे आपको जो है वो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों अप्लाई करने पड़े। तो आप यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि ये m है, लेकिन मालूम क्या करना है, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया जो स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमें लिमिट चाहिए। तो ये पहला जहां से स्टार्ट हो रहा है वो तो 0 है, लेकिन इस जगह पर लिमिट नहीं है, इस जगह पर लिमिट नहीं है हमारे पास। और ये क्या चीज है, ये बेसिकली पॉइंट m जो कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है। तो जब तक कि ये x की वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी m के, जब तक हम एरिया मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट चाहिए होगी, तो एरिया कैसे मालूम करेंगे। और इसको मालूम करने के लिए हम ये करना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, लिहाजा पहले इसका dy अपॉन dx निकाल कर इक्वल टू 0 रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि m का x कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए होगा। ठीक है, तो आप पहले इंटीग्रेट करेंगे। देखिए कितना अच्छा सवाल हो गया, पहले इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मालूम किया, वही लिमिट बन जाएगी। ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से, ये जरा देखिएगा प्लीज। ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू, अब देखें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिक्स है, तो अमूमन हम फॉर्मूले अप्लाई करते हुए ना कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता कि इंटीग्रेट कर रहे थे या डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो एक दफा रीचेक जरूर करें। तो dy अपॉन dx हो गया, ये हो गया 3 sin 2x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता था बेटा, cos 2x, और फिर एंगल का 2 मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि बीच में इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं तो लिहाजा जहन कह रहा होगा डिवाइड बाय 2, लेकिन आपने ख्याल करना है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं। साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो अपने माइंड को जरा मेकअप कीजिए। dy अपॉन dx हो गया बेटा 0, 3 2 हो गया 6 cos 2x प्लस 6 cos x। अब ये बन गई आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लेकिन एक में है cos 2x, एक में है cos x। तो cos 2x के ऊपर डबल एंगल फॉर्मूला लगा दें। अब वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैं cos वाला लगा रहा हूं। तो ये होता है डबल एंगल फॉर्मूला हमारे पास cos 2x का, पता नहीं आपको याद है या नहीं, भूल गए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 6 cos x, ये अप्लाई कर दें।
ठीक है, कॉस का ही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि अगला फंक्शन कॉस में था, तो मेरे जहन में ये आया कि इस तरह से कॉस स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यस बेटा, कोई बच्चा जरा से सॉल्व कर दे प्लीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके आंसर बताएं, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट करें। ए 12 रखें, बी 6 रखें और सी -6 रखें। जरा प्लीज बताएंगे कोई। cos x की दो वैल्यूज आनी चाहिए, जरा प्लीज बताइएगा। 1 is 0.5, it means 1/2 and other is -1. ओके, अच्छा cos x जो है, एक जगह इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एक जगह उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो नेगेटिव वाली को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि cos नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता ना। देखें, आपका जो m पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos यहां पर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहां पर हम cos x -1 की वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्यों मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। और cos x इक्वल टू 1/2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होता है, जो बेसिक एंगल होता है। चले मैं पूरे स्टेप के साथ कर देता हूं, ताकि आप लोगों की भी हैबिट वही रहे, वरना मैं इसे डायरेक्ट कर देता। तो अल्फा आ जाएगा आपका, मेरे ख्याल में आएगा π/6, नहीं π/3 आएगा। और फिर क्वाड्रेंट देख लें, तो ये फर्स्ट में करिएगा, और एंगल आ गया आपके पास x इक्वल टू π/3। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कौन सा रिजेक्ट किया और क्यों किया। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का तो एक स्टैंडर्ड तरीका है, उससे सॉल्व करते रहें तो आ जाएगा। m फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है बेटा, डायग्राम बनी हुई है ना, डायग्राम में देखें, ये जो पॉइंट है आपके पास m, यहाँ पर x पॉजिटिव है, यहाँ पर y पॉजिटिव है, तो आपका जो m है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी हर सूरत में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y बोथ जो है वो पॉजिटिव होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एरिया मालूम करना है, तो एरिया मालूम करने के लिए हम 0 से लेकर π/3 तक इस कर्व को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये मेक श्योर कर लीजिएगा बेटा, ये वैल्यूज मैंने सही लिखी है नहीं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट अप्लाई होती है a टू b, फिर फंक्शन होता है और फिर dx होता है। तो यहां पर आपके पास एरिया हो जाएगा 0 से π/3, और फंक्शन हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या है, 3 sin 2x प्लस 6 sin x, 3 sin 2x प्लस 6 sin x, ये आ गया आपके पास। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 3 sin 2x, तो sin 2x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर प्लस 6 sin x, तो sin x का इंटीग्रल अगेन माइनस कॉस होता है, तो माइनस 6 cos x अपॉन 1 होना चाहिए, तो 1 लिखने की मैंने जरूरत महसूस नहीं की। और इसके बाद यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/3, तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करें तो ये जाएगा -3/2, बी केयरफुल अबाउट द लिमिट्स, और ये हो जाएगा cos 2π/3 -6 cos π/3। प्लीज cos 2π/3 की वैल्यू निकालिएगा, ये मुझे याद नहीं है। cos 2π/3 की वैल्यू निकालिएगा जब तक मैं लोअर लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा -3/2 cos 0 हो जाएगा, और ये भी cos 0 हो जाएगा। और cos 0 तो मुझे पता है 1 होता है, आपको भी पता है 1 होता है। जरा cos 2π/3 प्लीज यहाँ निकालिएगा क्विकली, तो -3/2 cos 2π/3 आप वैल्यू मुझे बता रहे हैं, -½ ओके, दैट इज -½ -6 cos π/3, आई थिंक इट वुड बी 1/2, प्लीज चेक कर लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस 3/2 आ जाएगा, cos 0 1 होता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस cos 0 1 होता है तो 6 आ जाएगा। तो ये आ गया एरिया इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, 3/4 -3 प्लस 3/2 प्लस 6, प्लीज लेट मी नो द आंसर। और एरिया की यूनिट जो है वो यूनिट स्क्वायर होगी, तो जो भी आंसर आता है हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा।
दिस इज 21/4, दिस इज 21/4। थैंक यू। तो आपने देखा कि मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवा दिया जिसके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साथ साथ मैंने डेलिबरेटली मैं इस चीज को कर रहा हूं ताकि मेरे पास जो है वो दोनों चीजें साथ साथ जो है वो रिवाइज होती रहे। ओके बेटा, एक दो चीजें और बता देता हूं, ये अब इस्तेमाल होंगी इसके अंदर। अब ये समझे, नई नई चीजें आएंगी साथ साथ और आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए, मैंने भी आपसे ये कहा था कि आप ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे साइन एक्स, चले मैं आपको पहले जरा रफ सा समझा दूं। साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रल तो होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब बात बच्चे को कह दिया साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करो, तो वो पता है गलती से क्या करता है, वो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगा देता है कि साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन क्यूब अपॉन 3। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। या अगर साइन की पावर 3 है तो वो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देता है यही एक्स की पावर एन वाला के यार पावर में 1 ऐड करो और 1 ऐड करके बाद वही पावर नीचे लिख दो। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, अच्छा इसके अंदर और बताऊं क्या गलतियां करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है साइन 3x² + 2। बात बच्चे इसको भी उसी तरह से कर देते हैं कि माइनस कॉस 3x² + 2/3। दैट इज रॉन्ग। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले लिखवाए आप देखिएगा उसके अंदर मैंने क्या लिखवाया है कि आपके पास साइन कॉस और टेन के साथ आपके पास एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, या पावर जो है वो साइन कॉस और सेक स्क्वायर की, साइन और कॉस की पावर 1 होनी चाहिए, सेक की पावर 2 होनी चाहिए। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो मिस्टेक आप ना कर दें प्लीज, ठीक है। तो अब उस केस में क्या करना होगा, यानी आपके जहन में आ रहा होगा कि सर साइन स्क्वायर एक्स होगा तो मैं उसे किस तरह से इंटीग्रेट करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो मैं उसे किस तरह से इंटीग्रेट करूंगा। ये अब हम करने जा रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। ओके बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा। हाउ टू फाइंड, क्योंकि इसे फिर बाद में हम अप्लाई करेंगे। हाउ टू फाइंड इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स dx कॉस स्क्वायर एक्स dx। मैं पॉइंट बनाकर आपको समझा रहा हूं ताकि आप लोग जब भी पॉइंट को देखें तो उससे आपको याद आ जाए। और इसी तरह से टेन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इसको किस तरह से मालूम करेंगे, इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको जरा बता रहा हूँ। यूं समझना, टैबलेट आपको दे रहा हूँ कि ये याद रखनी है आपको। आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ फॉर्मूले आपको ये ड्राइव करवा देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले एग्जाम में डायरेक्ट नहीं गिवन होंगे, इनडायरेक्टली गिवन होंगे। ये जरा देखिएगा प्लीज। देखें, आपको याद होगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस का डबल एंगल का, है ना। कॉस का डबल एंगल का फॉर्मूला आपने कॉस 2x का ये पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला MF19 में आपको गिवन होता है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं इसमें से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना, तो मुझे क्या करना चाहिए, -2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट पर लाना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और cos 2x को राइट पर लाना चाहिए तो ये जाएगा 1 - cos 2x। अब साइन स्क्वायर एक्स 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखें फॉर्मूला आ गया 1/2 1 - cos 2x, किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। अब इस फॉर्मूले का करेंगे क्या, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब मैं बताता हूं आपको। अभी आप ये याद रखें कि भाई ये फॉर्मूला सर ने हमें बताया था। दूसरा फॉर्मूला देखें, उससे हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो cos 2x का एक और फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। डबल एंगल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां से भी मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं तो -1 को लेफ्ट पर भेजूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स इसके इक्वल हो गया 1/2 1 + cos 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं बेटा, ज्यादा ध्यान रखिएगा। मैं आपको सब चीजें ड्राइव भी करवा रहा हूँ, अगर चाहें तो आप याद कर लें, लेकिन बेहतर ये कि इस तरह से करें कि अगर भूल जाएं तो कम से कम ये पता हो ये कहां से ड्राइव हुआ था। एक तो ये हो गया। अब आप देखें साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के अंदर फॉर्मूले के अंदर रिजेम्बलेंस क्या है, पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ साइन के अंदर बीच में यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। आप देखें पूरा फॉर्मूला सेम है। अब इसी तरह से टेन स्क्वायर को देखें। खैर टेन स्क्वायर को तो आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल में आपको याद होगा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। याद है, ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने थर्ड वाली। तो अगर मैं यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो बेटा किसके इक्वल हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब मैं आपको एक गुर की बात बताता हूं। गुर की बात यह है कि जब भी एग्जाम में साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आए, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आए या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आए, फौरी तौर पर आप उसे इन फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे। ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट होगी। फिर उसके बाद इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। आए जरा मैं आपको बता दूं, मैंने क्या कहा था कि हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आएगी तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसे उस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। किससे, 1/2 1 माइनस कॉस 2x, ये रिप्लेस कर देंगे। तो 1/2 कोफिशिएंट है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x/2। आप देखें इस आइडेंटिटी को रिप्लेस करने के बाद आपको इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया। बाहर 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो साइन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है बेटा, ना कॉस स्क्वायर की है ना टेन स्क्वायर की है। जब भी ये आएंगे तो आपने इन फॉर्मूले से इसे रिप्लेस करना है। अब ये बात आपको याद रखनी है। अब कॉस स्क्वायर एक्स को देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला था अभी आपको बताया था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। तो ये एज इट इज आ जाएगा जिस तरह से हमने साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया है, बस बीच में प्लस आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x/2 और प्लस सी, और 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, आप देखें एग्जैक्ट वही आ रहा है। तीसरा मैंने भी आपको क्या बताया, टेन स्क्वायर एक्स, कि अगर टेन स्क्वायर एक्स आए तो उसको, ये ऊपर फॉर्मूला बॉक्स में बंद है, इससे बेटा आप रिप्लेस करेंगे। असल में इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को जो है वो रिप्लेस करेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, 10x। ये इसलिए चेंज करते हैं बेटा क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास 10x है, स्क्वायर 10 स्क्वायर। इन सब यहां तक तो हमारी स्टोरी आज की क्लोज होती है। इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे बाद में।